नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 7th के भूगोल को कंप्लीट डिस्कस किया जा रहा है एक वीडियो में। इसमें जितने भी सवाल हैं वन लाइनर है और आपको बता दें कि इसमें टोटल जो सवाल है इसकी संख्या 256 है और क्लास 7th में कुल ज्योग्राफी में कुल आपके 9th चैप्टर हैं। इन 9th चैप्टर से 256 सवाल को लिया गया है और इसे एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्लास 7th को एक ही वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है और इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के सारे सवाल को बनाया गया है, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले क्लास 6 का भूगोल भी अपलोड हो गया है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। एनसीईआरटी सीरीज में आपको वीडियो मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा और इसमें ये सब आपके टॉपिक हैं, 9 चैप्टर है, ये आप ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर शब्द से हुई है। पर्यावरण के एनवायरोनेर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पड़ोस। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत को स्थल मंडल बोला जाता है। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जल के क्षेत्र को जल मंडल बोला जाता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। पादप मिश्र पेड़ पौधे, तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? तो जैव मंडल बनाते हैं, सजीव मंडल बनाते हैं। पारितंत्र, पारितंत्र किसे कहते हैं? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, उसे ही पारितंत्र कहते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? तो वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है उसे वस्तु विनिमय पद्धति, इसी को वाटर सिस्टम कहते हैं। दही के बदले चावल, चावल के बदले गेहूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्थल मंडल किन पदार्थों से बना होता है? तो स्थल मंडल चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। जैव मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जैव मंडल को सजीव संसार के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सी 2 स्थितियां सम्मिलित है? प्राकृतिक पर्यावरण में कौन सी 2 स्थितियां सम्मिलित है? तो आपके सम्मिलित है, एक है जीवीय जिसमें जीवन है, एक है अजीवीय जिसमें जीवन नहीं है। स्थल मंडल क्या प्रदान करता है? वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल तथा खनिज प्रदान करता है स्थल मंडल। स्थल। मानवीय पर्यावरण में क्या शामिल है? मानवीय पर्यावरण में क्या शामिल है? तो मानव की परस्पर क्रियाएं, जो मानव क्रिया करता है, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सब किस में आता है? तो मानवीय पर्यावरण में आता है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को आपके बोलते हैं परपट्टी, जिसे बोला गया पपड़ी, है ना। अगर गांव के आप लोग होंगे तो पपड़ी शब्द से समझ रहे होंगे, ठीक है। जो शहर के होंगे उन्हें थोड़ा समझने में दिक्कत होगा कि पपड़ी किसे कहते हैं। तो स्थल मंडल का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसी को बोलते हैं पपड़ी, बहुत पतला भाग होता है। नेक्स्ट है कि महाद्वीपीय परपट्टी मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? महाद्वीपीय जो परपट्टी है, यहाँ पर देखिए
महाद्वीपीय जो परपटी है मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? तो बनी है सिलिका और एल्यूमिना से। VBI कर लीजिएगा, SI और AI से, सिलिका एवं एल्यूमिना से। महाद्वीपीय परपटी को क्या कहते हैं? जो महाद्वीप है उसके ऊपर का जो भाग है पतला वाला, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोलते हैं Cl। क्या बोलते हैं? Cl। SI ने सिलिका तथा एल्यूमिना, सिलिका तथा एल्यूमिना मिलने से बनता है Cl। महासागरीय परपट्टी मुख्यतः किन खनिजों से बनी है? देखिए, इसके पहले आप देखिए महाद्वीप के बारे में, अब है महासागर। तो जो महासागरीय परपट्टी है मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है। महासागरीय परपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सीमे, सिलिका तथा मैग्नीशियम, सिलिका तथा मैग्नीशियम। उसके बाद है कि मेंटल की गहराई कितनी है? जो मेंटल है इसकी गहराई कितनी है? तो मेंटल की जो गहराई है मेंटल की, वो आपके है 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक आपके है। केंद्रीय क्रोड की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो 3500 किलोमीटर है। केंद्रीय क्रोड मुख्यतः किन पदार्थों से बना है? मोस्ट VBI जो सबसे बीच का भाग होता है, सबसे बीच का है ना, धरती का सबसे बीच का भाग। तो केंद्रीय क्रोड मुख्यतः किन पदार्थों से बना है? तो निकल और लोहे से, जिसे नेफे बोला जाता है। ये मोस्ट VBI है, कई एग्जाम में सवाल बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय क्रोड मुख्यतः किन पदार्थों से बना है? तो निकल एवं लोहे से। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा परपट्टी है? तो केवल 1%, केवल 1%। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6371 किलोमीटर है। शैल किसे कहते हैं? शैल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। दोबारा देखिएगा, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल मीन्स चट्टान। शैल मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो शैल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक है अग्नेय, अवसादी और कैयंत्रित। ठीक है। उसके बाद है कि द्रविड़ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाने से बनी शैल क्या कहलाती है? द्रविड़ मैग्मा, द्रविड़ पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाने से बनी शैल क्या कहलाती है? तो अग्नेय शैल या इग्नियस बोला जाता है। देखिए, अग्नेय तो लगभग लोग को पता होता है, इग्नियस शब्द पता नहीं होता है, तो इसे मोस्ट VBI कीजिएगा। देखिए, आप पेशेंस से देखिए, अगर आप पेशेंस से इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा तो शुरुआत में तो हम 10वां तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर 11th और 12th उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप इस सीरीज को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्नेय शैल को प्राथमिक शैल क्यों कहते हैं? जो अग्नेय शैल है उसे प्राथमिक शैल क्यों बोला जाता है? कोई तो बात होगा, क्योंकि ये सबसे पहले बनी शैलें हैं, इस कारण से इसे प्राथमिक शैल बोला जाता है, ये प्राथमिक चट्टान बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वाह भेदी अग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? वाह भेदी यानी कि ये जो बाहर में होगा, तो वाह भेदी अग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? तो बेसाल्ट है। क्या है? बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। तो जो आपके अगर मैग्मा स्थल पर आ गया है ना, धरती के ऊपर आ गया, तो उस चट्टान को क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे बेसाल्ट। क्या बोलेंगे? बेसाल्ट। ठीक है। ये कहाँ पर है? तो दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है, दक्कन पठार। उसके बाद है कि अंत भेदी अग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? तो ग्रेनाइट है। तो अगर ये धरती के अंदर रह गया तो जो लावा है वो ग्रेनाइट बन जाएगा, अगर बाहर आ गया तो बेसाल्ट चट्टान बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात बोलना चाह रहा है।
नेक्स्ट है कि अवसादी सेल किससे बनती है। अवसादी सेल किससे बनती है, तो छोटे छोटे अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, उसे ही अवसादी सेल कहते हैं। ने अवसादी चट्टान, सेल मतलब चट्टान, तो अवसादी चट्टान किसे कहते हैं, तो छोटे छोटे अवसाद, अवसाद क्या होता है, मिट्टी का कण होता है ना, तो छोटे छोटे अवसाद दबकर एक कठोर होकर चट्टान की परत बनाते हैं। बलुआ पत्थर किससे बना होता है, तो बलुआ पत्थर रेत के दानों से बना होता है, रेत के दानों से। शैल चक्र, चट्टान चक्र किसे कहते हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही शैल चक्र कहते हैं। फिर से बोलते हैं, शैल चक्र में होता है ना घूमना, एक चक्र पूरा काट लेना, ठीक है। तो बोला गया कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया शैल चक्र कहलाता है। जैसे कि वाटर चक्र होता है, उसी प्रकार से शैल चक्र भी है। चिकनी मिट्टी किस सेल में परिवर्तित होती है, जो चिकनी मिट्टी है वो किस चट्टान में परिवर्तित होती है, तो स्लेट में, जिसे कैंत्रित चट्टान बोला जाता है, उसमें परिवर्तित होती है। चूना पत्थर किस चट्टान में बदलता है, तो चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदलता है, जिसे कैंत्रित चट्टान बोला जाता है, कैंत्रित सेल बोला जाता है। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवाश्म किसे कहते हैं, तो सेलों की परतों में दबे, चट्टानों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। फिर से बोलते हैं, चट्टानों की परतों में, जैसे कि ये चट्टान का परत है, यहाँ दब गया, ये भी चट्टान है, इसके बीच में दब गया है ना, कुछ भी दब गया, तो बोला गया कि सेलों की परतों में दबे मृत पौधे, मान लीजिए कि यहाँ पर मृत पौधा दब गया एवं कोई जंतु दब गया, उसके अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। लाल किला किस सेल से बना है, किस चट्टान से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल किस सेल से बना है, किस चट्टान से बना है ताजमहल, तो सफ़ेद संगमरमर से बना है। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में है, जिसकी गहराई कितनी है, तो लगभग 4 किलोमीटर है। स्थल मंडलीय प्लेट क्या है, स्थल मंडलीय प्लेट क्या है, तो भू परपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है, उसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इसे दोबारा ध्यान से आप समझिएगा। बोला कि स्थल मंडलीय प्लेट क्या है, तो बोला गया कि भूपर पट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी है, उसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको पता होगा कि जो धरती है कई प्लेट में विभाजित है और जो पिघले हुई मैग्मा पर तैर रहा है, तो उसी का बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं, तो अंतर्जनित बल जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होने वाला बल है। अंतर्जनित बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर वाला भाग में जो भी घटना घटता है उसे अंतर्जनित बल कहते हैं। उसके बाद है कि बहिर्जनित बल, एक्सोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल को एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है, बहिर्जनित बल बोला जाता है। ज्वालामुखी क्या है, तो भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। सिंपल भाषा है, भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, तो स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर
पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन उसे ही भूकंप कहते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर होने वाला कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप का उद्गम केंद्र क्या होता है? तो भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। तो जैसे कि ये ऊपर का सतह है धरती का और यहाँ पर भूकंप का केंद्र है, उसे ही बोल देंगे उद्गम केंद्र। क्या बोल देंगे? उद्गम केंद्र। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। आगे है कि भूकंप का अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो उद्गम केंद्र के भू सतह पर, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। भूकंप लेखी से भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। कौन से रिक्टर स्केल के भूकंप को सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है? तो 7 अथवा अधिक तीव्रता वाला भूकंप आता है तो उसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। 7 अथवा अधिक तीव्रता वाला अगर रिएक्टर स्केल पर भूकंप आता है तो उस भूकंप है वो क्या है? खतरनाक भूकंप है, शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। ठीक है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में कितनी तीव्रता का भूकंप आया था? तो 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। और भुज वर्तमान में गुजरात राज्य में है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वेंजुला का एंजल जलप्रपात, मोस्ट भेभियाई। वेंजुला कौन देश में है सर? तो वेंजुला दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। वेंजुला एक देश है, अभी चर्चा में भी था, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वेंजुला का एंजल जलप्रपात। जलप्रपात कैसे बनता है? तो जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात सिंपल कुछ नहीं समझिएगा कि कोई मान लीजिए ऊंचा जगह है और यहाँ से पानी सीधे नीचे गिर रहा है ना, तो जो पानी ऊपर से सीधे नीचे गिरता है उसे ही जलप्रपात कहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, क्योंकि जो जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ पर भी जो चट्टान है वो क्या है? कठोर है। ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं जलप्रपात। और विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है वेंजुला का एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है कि नदी के बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो नदी के जो बड़ा मोड़ होता है उसे बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्प। ठीक है। चाप झील किसे कहते हैं? चाप झील किसे बोलते हैं? तो विसर्प लूप के नदी से कट जाने पर बने अलग झील को चाप झील कहते हैं। जैसे कि देखिए नदी पहले इस प्रकार से बह रहा था लेकिन अब नदी जो है यहाँ से बहना शुरू कर दिया तो ये इलाका कट गया, तो इसे बोल देंगे विसर्प। ठीक है। और इसमें पानी जमा हो जाएगा तो इसे बोल देंगे चाप झील। क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे चाप झील बोल देंगे। तो नदी के उठित तटों को क्या कहते हैं? तो तटबंध बोला जाता है। नदी के उठित तटों को क्या कहते हैं? तो उसे ही तटबंध बोला जाता है ना। बीच में पानी जा रहा है और जो दोनों साइड ऊंचा ऊंचा बना हुआ इसे बोलते हैं तटबंध। डेल्टा कैसे बनता है? तो नदी की वितरिकाओं के मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई समुद्र है और ये नदी आपके गिरता है, तो जब ये नदी मैदान से समुद्र
में गिरने के लिए आता है तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेके आता है, अवसाद लेके आता है और उसे जमा कर देता है। तो जो मिट्टी जमा हो जाता है उसे ही बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होता है। तटीय मेहराब किसे कहते हैं? तो तटीय मेहराब जो है समुद्री गुफाओं के बड़े होने पर उनमें केवल छत ही बचती है, उसे तटीय मेहराब कहते हैं, उसे तटीय मेहराब बोला जाता है। इस प्रकार से जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है या जो कोई बड़ा पत्थर था इस प्रकार से खड़ा है और बीच में छेद हो गया है ना, ये तो ऊपर वाला छत बचा और ये दोनों साइड बचा और बीच में छेद हो गया, इसे हम बोल देते हैं तटीय मेहराब, तटीय मेहराब, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्टैक किसे कहते हैं? स्टैक किसे कहते हैं? अगर आप एनसीईआरटी खोले होंगे तो आपको फोटो दिख रहा होगा तटीय मेहराब का, ठीक है। स्टैक किसे कहते हैं? तो समुद्री तरंगे जब लगातार अपर्दन से छत को भी तोड़ देती है तो केवल दीवारें बचती है, जिन्हें स्टैक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, ये अगर इसको तोड़ दिया, जो ऊपर वाला छत था ये गिर गया, खाली ये दोनों दीवार बचा, तो इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे स्टैक। इसे क्या बोल देंगे? स्टैक। ये कहाँ बनता होगा? तो समुद्री क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? हाँ, समुद्री क्षेत्र, मतलब कि बीच में नहीं, तट पर। कहाँ पर? तट पर। नेक्स्ट है कि सागर भृगु क्या है? सागर भृगु क्या है? तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को सागर भृगु कहते हैं, ठीक है। तो समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को ही सागर भृगु कहा जाता है। समुद्री पुलिन किससे बनता है? समुद्री पुलिन तो समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। फिर से बोलते हैं, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद मिट्टी जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। हिमनद क्या है? तो हिमनद है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। क्या होती है? बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद बर्फ का टुकड़ा है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद हिमोड़ किससे बनता है? हिमनद हिमोड़ किससे बनता है? तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी के निक्षेप से। फिर से बोलते हैं, हिमनद हिमोड़ किससे बनता है? तो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, चट्टान, रेत एवं तलछट मिट्टी के निक्षेप से बनते हैं। नेक्स्ट है कि रेगिस्तान में छत्रक शैल कैसे बनती है? तो रेगिस्तान में छत्रक शैल पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन जो होती है चट्टान के ऊपरी भाग की अपेक्षा जो निचला भाग को आसानी से काटती है, इसलिए छत्रक के आकार की शैल बनती है। इसीलिए बोला गया कि जो पवन होता है आपके पत्थर का जो चट्टान होता है उसका ऊपर कम काटता है, नीचे ज़्यादा काटता है, और इस कारण से उसे जो आकार होता है वो आपके छत्रक का हो जाता है और उसे छत्रक शैल बोला जाता है, ठीक है। तो छत्रक के आकार की शैल बनती है जिसे छत्रक शैल कहते हैं। बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा क्या है? तो जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। जब हवा तेज चलता है तो बालू एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के जाता है, लेकिन जब हवा रुक जाता है तो जो हवा में बालू होता है वो एक जगह गिर जाता है और पहाड़ का रूप धारण कर लेता है, उसे बालू टिब्बा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लोएस क्या है? लोएस जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, पवन उन्हें उठाकर विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित फैला देती है, निक्षेपित करती है, तो इसे लोएस कहते हैं। फिर से देखिएगा, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, पवन उन्हें उठाकर बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं, तो उसे क्या बोल देंगे? उसे को बोल देंगे लोएस। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%।
वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% है, 21% है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो 0.03%, मोस्ट वीवीआई है। वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत कितना है? तो 0.93%, 0.93%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। कौन है? क्षोभ मंडल, जहाँ जितना भी मौसम संबंधी एक्टिविटी है सब के सब क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 13 किलोमीटर है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। समताप मंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है समताप मंडल। ओजोन गैस की परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वीवीआई। ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से, किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में आने पर जल जाते हैं घर्षण के कारण, जो कण है उससे घर्षण होता है उस कारण से। मध्य मंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो 80 किलोमीटर तक आपके मध्य मंडल फैला है। वायुमंडल का एक भाग आयन मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? तो वायुमंडल का एक भाग आयन मंडल कितने ऊंचाई तक फैला है? तो 80 से 400 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है? तो वायुमंडल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आयन मंडल बोला जाता है। ये दोनों मोस्ट वीवीआई है कि वायुमंडल का एक भाग आयन मंडल कितनी ऊंचाई तक है? तो जो आयन मंडल है ये आपके 80 से 400 किलोमीटर तक है। और रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है? तो यही आयन मंडल का इस्तेमाल होता है, वायुमंडल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, बहिर्मंडल से कौन सी गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती है? तो हीलियम एवं हाइड्रोजन। बहिर्मंडल से कौन सी गैसें अंतरिक्ष में तैरती रहती है? तो हीलियम और हाइड्रोजन तैरते रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस क्यों बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को? क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े स्तर के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जबकि यहाँ पर था ग्रीन हाउस गैस, तो क्या बोले कि पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है, उसे ही ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जबकि जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर अगर बढ़ता है उससे पृथ्वी गर्म होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो उसे ही भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आतपन किसे कहते हैं? तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे बोलते हैं आतपन। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे बोलते हैं आतपन। ठीक है, ये आपको नया लग रहा होगा। नेक्स्ट है कि ताप मापने की मानक इकाई क्या है? तो डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस पैमाने पर जल किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। वायु दाब किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायु दाब कहलाता है। पवन किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है हाई प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर है हाई प्रेशर और इस साइड मान लीजिए कहीं पर है लो प्रेशर। तो लो प्रेशर है तो यहाँ से हवा ऊपर उठेगा, इसका मतलब यहाँ पर जगह खाली होगा
और हाई प्रेशर हवा नीचे उतरेगा और यहाँ से हवा किधर जाएगा, आपके लो प्रेशर की ओर। उसके बाद पवन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आपको आ गया। यहाँ पर जगह खाली होगा लो प्रेशर पर, तो लो प्रेशर पर जगह खाली हो जाएगा, तो इस जगह को भरने के लिए हवा चलेगा। इधर भी हाई है, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा चलेगा। ठीक है, तो जहाँ पर हाई प्रेशर होता है ना, वहाँ वर्षा कम होता है। नेक्स्ट है कि भारत में मानसूनी पवनें किस श्रेणी की हैं। तो भारत में मानसूनी पवनें जो है मौसमी पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं, तो लू कहते हैं। मोस्ट VVI भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या बोलते हैं, तो लू बोला जाता है। आर्द्रता किसे बोलते हैं, आर्द्रता, तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को बोलते हैं आर्द्रता। वायु में सिंपल बोल सकते हैं कि वायु में जल की मात्रा को बोलते हैं आर्द्रता। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को, जल का वाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोला जाता है। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर NCERT का कंप्लीट सीरीज अपलोड किया जाएगा। इसका PDF के लिए आपको व्हाट्सएप से संपर्क करना होगा, क्योंकि इसका PDF कंप्लीटली पेड रहेगा। नेक्स्ट है कि संघनन प्रक्रिया में क्या होता है। संघनन, ध्यान रखिएगा, संघनन प्रक्रिया में क्या होता है, तो जलवाष्प ठंडा होकर जल की बूंद बनते हैं, उससे ही बोलते हैं संघनन। तो लिखा गया है जलवाष्प ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, उसे ही संघनन बोला जाता है। वर्षा मापी यंत्र से क्या मापा जाता है, तो वर्षा की मात्रा मापा जाता है। वायु दाब मापी से क्या मापा जाता है, तो वायु दाब, तो क्वेश्चन में दिख रहा है। उड़ीसा में 1999 में आए महाचक्रवात में पवन का वेग कितना था, तो 260 किलोमीटर प्रति घंटा था, और इस चक्रवात ने पूरे उड़ीसा में तबाही मचा दिया था। वर्षा के 3 प्रकार कौन से, किसके, वर्षा के, एक है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ये 3 वर्षा के प्रकार हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। देखिए आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर और गहराई से पढ़ाइए। देखिए जितना NCERT में दिया है ना, हम उतना ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और रही बात 11th-12th में, तो वहाँ पर ज़्यादा गहराई आपको दिखेगा। ये बच्चा का बुक है ना, तो थोड़ा गहराई कम रहेगा। इसमें सिंपल बात किया जाएगा, और यही सिंपल बात आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई टफ सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल चीज़ें पूछा जाता है, और उसी में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। तो पहले आप सिंपल चीज़ को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप 11th-12th को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल, धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे ही बोलते हैं जल चक्र बोला जाता है। मतलब कि अगर समुद्र था तो समुद्र से आसमान में गया और फिर से कहाँ गया, समुद्र में आ गया। ठीक है, ये बोले समुद्र से आसमान में गया, फिर गया स्थल पर, और स्थल से फिर कहाँ पहुँच गया, समुद्र में, तो उसे बोल देंगे जल चक्र। क्या बोल देंगे, जल चक्र। पृथ्वी की सतह पर महासागरों में कितना प्रतिशत जल है। पृथ्वी की सतह पर महासागरों में कितना प्रतिशत जल है, तो 97.3%। बर्फ छत्रक में कितना प्रतिशत जल है, तो 2% आपके जल है। भूमिगत जल का प्रतिशत कितना है, भूमिगत जल का प्रतिशत कितना है, तो 0.68% है। नदियों में कितने प्रतिशत जल है, तो नदियों में जल है 0.0001%। लवणता किसे कहते हैं, तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को लवणता बोलते हैं। 1000 ग्राम जल में नमक की उपलब्धता को लवणता बोल दिया जाता है। ठीक है, महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो जो महासागर है उसमें औसत लवणता 35% ग्राम में है। मतलब कि 1000 ग्राम में उसमें जो नमक है वो आपके 35 ग्राम है। ठीक है, अगर 1000 ग्राम पानी लीजिएगा तो 35 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा। इजराइल में मृत सागर में लवणता कितनी है, तो 340 ग्राम प्रति लीटर है। 1000
ग्राम में 1000 ग्राम में आपको 340 ग्राम नमक मिल जाएगा मृत सागर में। कहाँ पर मिल जाएगा? मृत सागर में। आप कमेंट करके लिखिएगा कि जो मृत सागर है इसकी सीमा किस किस देश से लगता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। समुद्री तिरंगे किसे कहते हैं? तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तिरंगे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है, ऊपर उठता है और फिर ऊपर उठने के बाद नीचे गिरता है तो इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही तरंग कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्या होता है? पोताश्रय तरंगे होता है। तो समझ में आपको आ गया। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी का क्या कारण था? तो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर भूकंप। सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर भूकंप। रिएक्टर स्केल पर 9 की तीव्रता। और आपको पता है कि 7 से अगर अधिक हो गया तो क्या है? खतरनाक है। और यहाँ कितना आया था? 9 आया था, बहुत ही खतरनाक था। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, उसे हम बोलेंगे ज्वार और भाटा। इसे देखिए सिंपल भाषा में बोले, अगर तट की ओर तेज़ी से पानी आएगा समुद्र से तो उसे बोल देंगे ज्वार, बहुत ही ऊंचा ऊंचा लहर उठ के आता है। जब ये पानी तट की ओर आएगा तो वापस भी जाएगा तो इसे बोल देंगे भाटा। क्या बोल देंगे? भाटा। आया तो ज्वार, गया तो भाटा। बृहद ज्वार भाटा कब आता है? मतलब बृहद ज्वार भाटा कब बनता है? तो बोला कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिध में होता है तो किसका निर्माण होता है? ज्वार भाटा का, बहुत बड़ा ज्वार भाटा का निर्माण होता है। फिर से बोलते हैं, बोला गया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं, अगर तीनों एक सिध में हैं तो किसका निर्माण ज़्यादा होगा? तो ज्वार और भाटा का निर्माण ज़्यादा होगा। ऐसे समझिए कि ये आपके सूर्य है, ये चांद है, बीच में पृथ्वी है। तो इसमें ये आपके सूर्य इधर खींचेगा और चांद इधर खींचेगा, है ना। इस कारण से यहाँ पर ज्वार भाटा का निर्माण सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उसे बोलते हैं लघु ज्वार भाटा। जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उसे बोलते हैं आपके लघु ज्वार भाटा। ठीक है। महासागरीय धाराएं क्या है? महासागरीय धाराएं क्या है? तो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धारा, उसे हम बोल देंगे महासागरीय धारा। जैसे कि सिंपल में समझिएगा, यहाँ पर ये उत्तरी महाद्वीप है और ये दक्षिणी महाद्वीप है, ये आपके यूरोप है, ये आपके अफ्रीका है। ठीक है। तो जो ये पानी बह रहा है, देख रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं? समुद्र में इसे हम बोलते हैं जलधारा। ये जो बनाए हम गल्फ स्ट्रीम बनाए, ठीक है। और उधर से जो जलधारा आ रहा है इसे बोलते हैं लैब्राडोर। आप बोलेगा सर ये तो गोला बना दिए हैं, ये कोई महाद्वीप थोड़ा है, बस समझाने के लिए, है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको समझ में आ गया है कि महासागरीय धाराएं क्या है। उसके बाद है कि लैब्राडोर महासागरीय धारा किस प्रकार की है? तो शीत जलधारा है, ठंडा जलधारा है। जो महासागर की जलधारा है आपके गर्म भी है और आपके ठंडा भी है। तो सिंपल समझिएगा कि आपके अगर पृथ्वी है और पृथ्वी के जो आपके ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से जो भी धारा आएगा वो आपके ठंडा होगा। वो क्या होगा? आपके ठंडा होगा। ठीक है, क्योंकि बर्फ जमा हुआ है इस कारण से। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। अभी आप देखें गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो आपके गर्म जल धारा है। ठीक है, क्योंकि जो 0 डिग्री है यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म जल धारा है। सुनामी तरंगे कितनी गति से चलती हैं? तो सुनामी तरंगे जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलती हैं।
पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग हम उपभोग कर सकते हैं? तो बहुत ही कम भाग, नदियों में 0.001% भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, और झील में जो है 0.009 जो जल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इतना जल क्या है, ये आपके अलवन है, नदी में इतना है और झील में इतना है, इतना पानी हम पी सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियां। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास जहाँ गर्म और अत्यधिक वर्षा होता है वहाँ कौन सा वन मिलेगा? तो वहाँ पर मिल जाएगा आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस 0 देख रहे हैं, 0 से उत्तर में आपके 23 और दक्षिण में 23। तो जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ तापमान ज़्यादा होता है और वर्षा भी अधिक होता है, इस कारण से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार मतलब होता है कि इसका पत्ता कभी गिरता नहीं, हरा भरा रहता है, ठीक है, पूरा पूरा खाली नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से दृढ़ काठ वृक्ष पाए जाते हैं? तो रोजवुड, आबनूस और महोगनी। ये सारे आपके जो वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में दृढ़ काठ वाले वृक्ष हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है? तो एनाकोंडा है। एनाकोंडा ये कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले प्रमुख दृढ़ काठ वृक्ष कौन से हैं? तो साल, सागवान, नीम, शीशम है। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाया जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन। इसे ये 0 डिग्री है तो 23.5 तक तो हो गया आपके उष्ण। उसके बाद 40 से 45 उत्तर और 40 से 45 दक्षिण, ये जो भाग है 23.5 से 40 से 45 इसे ही बोलते हैं शीतोष्ण, ठीक है। आगे है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो विश्व का फलो उद्यान बोला जाता है, मोस्ट वीवीआई। शंकुधारी वन को रूसी भाषा में क्या कहते हैं? तो टैगा बोला जाता है। शंकुधारी वन को रूसी भाषा में क्या बोलते हैं? तो टैगा बोला जाता है। टैगा का अर्थ क्या है? तो शुद्ध या अनछुआ, शुद्ध या अनछुआ। शंकुधारी वन किस अक्षांश पर पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में आपके शंकुधारी वन मिलता है, ठीक है। 50 से 70 डिग्री अक्षांश पर शंकुधारी वन मिलता है। शंकुधारी वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो चीड़ और देवदार, चीड़ और देवदार। शंकुधारी वन के जानवर कौन से हैं? तो रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में किस प्रकार की घास होती है? तो काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक वाली घास होती है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो सवाना बोला जाता है, मोस्ट वीवीआई सवाना बोला जाता है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो सवाना बोला जाता है। अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाता है? तो पैम्पास कहलाता है ना, पैम्पास कहलाता है, पैम्पास कहलाता है। अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाता है? तो पैम्पास कहलाता है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाता है? तो प्रेरी कहलाता है, उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल। दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाता है? तो वेल्ड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना में कहीं कहीं लिखा मिलेगा पंपास, क्या लिखा मिलेगा? पंपास लिखा मिलेगा, ठीक है। और कहीं पर पैम्पास लिखा हुआ मिलेगा, तो जो एनसीईआरटी पैम्पास लिखा है। उसके बाद है कि जो उत्तरी अमेरिका है उसको प्रेरी बोलते हैं, शीतोष्ण घास
घास स्थल के मैदान को, जबकि दक्षिण अफ्रीका का जो शीतोष्ण स्थल है उसे बेल्ट बोला गया है। मध्य एशिया का जो घास स्थल है उसे स्टेपी बोला गया है। एक बार आंख बंद करके इसे बोलिएगा, अफ्रीका में सवाना, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका का शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट बोलते हैं और मध्य एशिया का घास स्थल को स्टेपी बोला जाता है। ठीक है। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कौन से जानवर है? तो सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो कैंपोस बोलते हैं। मोस्ट भी है, क्या बोला गया है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या बोलते हैं? तो कैंपोस बोला जाता है। वेनेजुला का उष्णकटिबंधीय घास स्थल को लानोस बोला जाता है। लानोस बोला जाता है। ये सारे आप ध्यान से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाता है? तो डान कहलाता है। वस्तियाँ किसे कहते हैं? वस्तियाँ वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे वस्तियाँ कहते हैं। अस्थायी बस्तियाँ किसे कहते हैं? तो जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसे अस्थायी बस्तियाँ बोला जाता है। नेक्स्ट है कि वसाव स्थान के चयन के लिए कौन सी प्राकृतिक दशाएं आवश्यक है? तो अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बसाव स्थान के चयन के लिए कौन सी प्राकृतिक दशाएं आवश्यक है? आप कहाँ पर बसना चाहिएगा? जहाँ का जलवायु अनुकूल हो, वहाँ पर जल उपलब्ध हो, भूमि उपलब्ध हो और भूमि जो आपके मिट्टी है वो उपजाऊ होना चाहिए, तब तो आप बसिएगा। यही बात बोला गया है। अस्थाई बस्तियाँ किसे कहते हैं? जिन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं उसे अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। जिन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं उसे अस्थाई बस्तियाँ बोला जाता है। सघन बस्तियों में क्या विशेषता होती है? तो घर जो है पास पास बने होते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकीर्ण बस्तियों में क्या विशेषता होती है? प्राकीर्ण बस्तियों में क्या विशेषता होती है? तो लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। मोस्ट भी है ये। प्राकीर्ण बस्तियों में क्या विशेषता होती है? तो लोगों के जो घर हैं दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ऋतु प्रवास तो लोगों के मौसमी आवागमन को जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऋतु प्रवास, है ना। ठंडा के दिन में आपके पहाड़ के नीचे आ जाएंगे और जैसे ठंडा खत्म होगा फिर से पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऋतु प्रवास। परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन से हैं? तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग है। भारत में हिमालय पर्वत पर विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में से एक कौन सा है? तो मनाली लेह राजमार्ग है। मनाली लेह राजमार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। तो बोलेगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। भारतीय रेलवे का जाल एशिया में कौन से स्थान पर है? तो एशिया में सबसे बड़ा लिखा गया है, तो यहाँ पर ये गलत है। एशिया में सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आपके चीन का है एशिया में, उसके बाद सेकेंड में अपना भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किस प्रकार के मार्ग में आता है? तो अंतर्देशीय जल मार्ग में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र किस प्रकार के मार्ग में आता है? तो अंतर्देशीय जल मार्ग में आता है। नेक्स्ट है कि जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर चलती है? तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे
ऊंचा बिंदु 5072 मीटर है इसमें। संचार किसे कहते हैं? तो दूसरे के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संचार कहते हैं। जनसंपर्क माध्यम किसे कहते हैं? समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, जिसके द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, उसे बोल देंगे जनसंपर्क माध्यम। स्वर्ण चतुर्भुज, स्वर्ण चतुर्भुजी यहाँ लिखा है महामार्ग, ऐसा होता है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ध्यान से याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से आपके दिल्ली और दिल्ली से मुंबई, ये 4 याद रखिएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग है। यहाँ पर लिखा गया है स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग। भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं? तो भूमिगत मार्ग कहते हैं, सब वे बोला जाता है, सब वे बोला जाता है। वायु मार्ग परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम कब विकसित हुआ? तो 20वीं सदी के आरंभ में, 20वीं सदी के आरंभ में, मतलब 1900 ईस्वी जब घुस रहा था उसी क्रम में। पवन का नाम किसके आधार पर निर्धारित होता है? तो उसके आने की दिशा के आधार पर, उसके आने की दिशा के आधार पर। जैसे भारत में मानसून आता है इधर से, तो किस दिशा से आ रहा है? आपके आ रहा है दक्षिण पश्चिम से, तो बोलते हैं कि भारत में मानसून किधर से आता है? तो दक्षिण पश्चिम से आता है। ठीक है, आगे बोला गया है कि अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। यह किस देश में मुख्यतः स्थित है? तो ये मुख्यतः ब्राज़ील देश में स्थित है। अमेजन नदी का नाम किसके आधार पर पड़ा है? तो प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद में। मोस्ट भी है ये। अमेजन नदी का नाम किसके आधार पर पड़ा है? तो प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजॉन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद में। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के किस भाग में स्थित है? तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग में स्थित है। मोस्ट भी है। ठीक है, आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोग अपने सामने वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप ज़रूर खोल के रखिएगा ताकि समझने में आपको आसानी हो। वर्षा वन में परजीवी पौधे के रूप में क्या पाए जाते हैं? तो आर्किड एवं ब्रोमीलाइड। फिर से बोलते हैं, वर्षा वन में परजीवी पौधे के रूप में क्या पाए जाते हैं? तो आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पाए जाते हैं। ब्रोमीलाइड क्या है? तो एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। उसके बाद कि मेनियाक किसे कहते हैं? तो अमेजन बेसिन के निवासियों का मुख्य आहार, जिसे कसावा भी कहते हैं, यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है, उसे ही हम लोग मेनियाक कहते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है? तो किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इन्हें जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और इसे ही कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है। पहले काट दो, फिर लहका दो, उसके बाद खेती कर लो, और इसे ही क्या बोल देंगे? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति बोला जाता है। नेक्स्ट है कि मलोका क्या है? मलोका तो अमेजन के बड़े अपार्टमेंट जैसे घर जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, उसे बोलते हैं मलोका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मलोका क्या है? तो अमेजन के बड़े अपार्टमेंट जैसे घर जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, उसे ही क्या बोल देंगे? उसी को बोल देंगे मलोका। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में किस अक्षांश के मध्य स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उपोष्ण में किस अक्षांश के मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में धान की खेती क्यों होती है?
क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ इसे उगाया जाता है। किसे? तो धान को। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। मोस्ट बेबीआई है। एक सींग वाला गैंडा असम में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में मिलता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो डेल्टा क्षेत्र में। कौन सा डेल्टा क्षेत्र में? तो सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुनसर अंधी डॉल्फिन, सुनसर अंधी डॉल्फिन किन नदियों में पाई जाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लवण जल में नहीं, अलवण जल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा मिशन शुरू किया था? तो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मोस्ट VVI है दोनों, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अपना प्यारा बिहार का। ठीक है, आप कहीं का होंगे, तो अगर आप उत्तर प्रदेश का हैं तो आप अपना जनसंख्या घनत्व कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश का, राजस्थान का है, क्योंकि जो एल्गोरिथम है हम उससे समझते हैं कि केवल बिहार के लोग वीडियो नहीं देखते हैं, बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बहुत बड़े इलाके के लोग वीडियो हमारे देखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद है कि वेदिका कृषि किसे कहते हैं? वेदिका कृषि। कौन कृषि? वेदिका। तो खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने को वेदिका कृषि कहते हैं। फिर से बोलते हैं, वेदिका कृषि किसे कहते हैं? तो दिमाग में लाइए, खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर, ढलान खड़ी था लेकिन इसे काट के समतल बना दिया गया। हाँ, तो समतल सतह बनाकर कृषि करने की जो पद्धति है उसे ही वेदिका कृषि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में 2 प्रकार के रेगिस्तान कौन से हैं? एक है गर्म रेगिस्तान जो सहारा है, और एक है ठंडा रेगिस्तान आपके लद्दाख है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और जो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये NCERT लिखा है। सहारा रेगिस्तान कितने देश से घिरा हुआ है? तो 11 देश से घिरा हुआ है। मोस्ट VVI कौन कौन देश से घिरा हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताइए। सहारा के अल अनजीजिया क्षेत्र में 1922 में सबसे अधिक तापमान कितना दर्ज किया गया था? तो 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। फिर से बोलिएगा, सहारा के अल अनजीजिया क्षेत्र में 1922 में सबसे अधिक तापमान कितना दर्ज किया गया था? तो 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। सहारा रेगिस्तान में दिन के समय तापमान कितना हो जाता है? तो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। सहारा रेगिस्तान में रात का तापमान कितना गिर जाता है? तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक आपके गिर जाता है। दिन को लोग एक तरीके से बहुत ही गर्मी से परेशान हो जाते होंगे और रात में ठंडा से परेशान हो जाते होंगे। नेक्स्ट है कि सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया। मरु उद्यान कैसे बनता है? तो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है, और जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बालू था और बालू उड़ गया और इसका पानी जो यहाँ पर था ऊपर आ गया,
तो यहाँ क्या बनेगा, मरु उद्यान बनते हैं। यही बात बोला गया है कि मरु उद्यान कैसे बनता है, तो जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, मतलब कि यहाँ पर गड्ढा बन जाता है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, तो जो गड्ढा था इसमें भूमिगत जल ऊपर आ गया, वहाँ मरु उद्यान बनते हैं। ठीक है। मोरक्को में टैफी लालेट मरु उद्यान कितने क्षेत्र में फैला है, तो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान के जलवासी लोग कौन हैं, तो वेदुइन एवं तुआरेग हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो कपास है उच्च गुणवत्ता का है। लद्दाख शब्द का क्या अर्थ है, लद्दाख शब्द का क्या अर्थ है, तो ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ है देश, तो पर्वतीय दर्रा वाला देश। ठीक है, लद्दाख का अर्थ हो जाएगा। लद्दाख को और क्या कहते हैं, तो खा पा चान, मतलब कि हिम भूमि बोला जाता है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, मतलब गर्मी का तापमान। लद्दाख में शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, तो लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। लद्दाख में पाई जाने वाली वनस्पति क्या है, तो लद्दाख में पाई जाने वाली जो वनस्पति है घास, छोटी झाड़ियाँ, घाटी में सरपत, बिलो एवं पॉपुलर के उपवन, ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लद्दाख में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हुप। ठीक है, रेवेन एवं हुप, ये सारे पक्षी आपके लद्दाख में पाए जाते हैं। याक का दूध किस काम आता है, तो पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चिरू या तिब्बती एंटीलोप क्या है, तो एक विलुप्त प्राय जीव जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। मोस्ट भेवियाई आपसे पूछ सकता है कि शाहतूश नामक जो ऊन है किससे मिलता है, तो ये मिलता है चिरू या तिब्बती एंटीलोप से, मोस्ट भेवियाई है। ठीक है। लद्दाख के प्रसिद्ध मठ कौन से हैं, हेमिस, थिकसे, से, लामा येरू। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है, वे कौन से हैं, तो रोहतांग ला, वारा लाचा ला, उसके बाद है लुनगा लाचा ला एवं टंग लांगला। ये 4 दर्रे से मनाली लेह राजमार्ग गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग कब खुलता है, तो केवल जुलाई से सितंबर के बीच, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तब खुलता है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है, तो गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना। ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना, तो 1970 में। मोस्ट भेवियाई ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना, 1970 में बना है। सहारा रेगिस्तान की खोज किसने की थी, तो स्पेन के अन्वेषकों के द्वारा किया गया था, स्पेन के खोजकर्ताओं के द्वारा किया गया था। भूमध्यसागरीय प्रदेश में उगाए जाने वाले फल कौन से हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल। ठीक है, इसे मोस्ट भेवियाई संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर, नींबू वंश के फल। किस खनिज की खोज के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से
परिवर्तन हो रहा है? तो तेल की खोज के कारण। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए भूमध्य रेखा के कितने उत्तर दक्षिण का क्षेत्र उपयुक्त है? तो 0 डिग्री उत्तर से 0 डिग्री दक्षिण तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नदी द्वारा बाढ़ के समय निक्षेपित महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसे अवसाद बोला जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी होते हैं। समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान किससे बनता है? तो नदी के बाढ़ के कारण निक्षेपित अवसाद से। पृथ्वी की आंतरिक परत करोड़ मुख्यतः किस पदार्थ से बनी है? तो निकल एवं लोहे से, मतलब कि निफे से। निकल एवं लोहे से, निकल प्लस लोहे, निफे से मतलब लोहे से, ठीक है। नेक्स्ट है कि शैले की मतलब चट्टाने की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म, ये पहले देख चुके हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से होने वाली क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अपर्दन किसे कहते हैं? तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय मतलब टूट फूट को ही अपर्दन कहा जाता है। पृथ्वी के 84% हिस्से में क्या है? तो मेंटल है। वायुमंडल का तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस। क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच के सीमा को क्षोभ मंडल कहा जाता है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। ये लखनऊ नहीं है, लखनऊ गोमती नदी किनारे है। पटना, कोलकाता, कोलकाता भी हुगली नदी, ठीक है, कोलकाता भी आपके हुगली नदी के किनारे है। तो दो चीज़ को काट लीजिएगा। लखनऊ आपके गोमती नदी है और कोलकाता आपका हुगली नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में मानसून कब होती है? तो मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच। टूकन क्या है? तो अमेजन वर्षा वन में पाए जाने वाला एक विशेष पक्षी है। उसके बाद है कि टेपियर क्या है? तो अमेजन के जंगल में पाए जाने वाला एक प्राणी जो चींटियाँ खाता है, एक प्राणी जो चींटियाँ खाता है, यह है टेपिर। टेपिर क्या है? तो अमेजन के जंगल में पाए जाने वाला एक प्राणी जो चींटियाँ खाता है। उसके बाद है कि पिरानिया क्या है? तो अमेजन नदी में पाई जाने वाली मांस खाने वाली मछली है पिरानिया। बोला गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो गंगा की सहायक नदी है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी है। जबकि जो ब्रह्मपुत्र है इसकी सहायक नदी का नाम है तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता है, दिहांग है, दिबांग है, ये सब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि काजीरंगा एवं मानस वन प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है काजीरंगा और मानस। सुंदरबन डेल्टा किस वन से घिरा है? तो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। अमेजन बेसिन के वर्षा वन में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो कॉफ़ी, मक्का, कोको, टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाया जाता है। लद्दाख में ग्रीष्म ऋतु में क्या उगाया जाता है? तो जौ, आलू, मटर, सेम, शलजम। वायु दाब के क्षैतिज वितरण को कौन प्रभावित करता है? तो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तापमान द्वारा। विश्व में नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई। तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस देश की सीमा पर स्थित है? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जो अफ्रीका में है। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोनों। नियाग्रा जलप्रपात है कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। जो विक्टोरिया है आपके जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेसाल्ट शैल किस प्रकार की शैलें हैं? तो जो बेसाल्ट शैल है, जो बेसाल्ट चट्टान है, बाह्य भेदी अग्नेय शैल है। दक्कन पठार किस शैल से बना है? आप पहले ही देख चुके हैं। बेसाल्ट ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? तो अंतर्वेदी अग्नेय शैल है। क्षोभ मंडल में क्या क्या घटनाएं होती है? वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण सब आपके क्षोभ मंडल में होता है। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो आपके 3 प्रकार की होती हैं। एक है पी तरंगे, जिसे अनुदैर्घ्य तरंग बोला जाता है। यस तरंग अनुप्रस्थ तरंग है और यल तरंग पृष्ठीय तरंग है। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, 10 स्टार लगाइएगा। समुद्री
पुलिन किससे बनता है? तो समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं, ये पहले भी देख चुके हैं। भूमध्यसागरीय वनस्पति में शुष्क ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष स्वयं कैसे ढाल लेते हैं? तो उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। ठीक है। आगे की हाइड्रोजन जो वायुमंडल में होती है वह किस परत में पाई जाती है? तो बहिर्मंडल में पाई जाती है। बहिर्मंडल में पाई जाती है। उच्च दाब क्षेत्र में आकाश कैसा रहता है? तो अस्पष्ट एवं स्वच्छ होता है। जहाँ पर हवा नीचे उतरता है वहाँ का जो आपके आसमान है स्पष्ट और स्वच्छ होता है। निम्न दाब क्षेत्र में कैसा मौसम रहता है? तो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम। जहाँ पर आपके हवा ऊपर उठता है वहाँ पर क्या होगा? तो बादल युक्त आकाश होगा और नम मौसम मतलब कि आर्द्र मौसम होगा। पवन का नाम उनके आने की दिशा के आधार पर होता है। पश्चिम से आने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो सिंपल है, पछुआ पवन कहते हैं। उसके बाद है कि वेदुइन एवं तुआरेग क्या करते हैं? तो चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुपालन को पालते हैं। सहारा रेगिस्तान के लोग किस पशु का उपयोग नमक के व्यापार में करते हैं? तो ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। अब नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान किसने ले लिया है? तो ट्रक ने ले लिया है। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति में क्या पाया जाता है? तो केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ। मोस्ट बेबी है ये, केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। अमेजन बेसिन में कौन सा प्रमुख परिवहन मार्ग 1970 में बना है? तो ट्रांस अमेजन महामार्ग। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य फसल कौन सी है? तो चावल, धान है। जल चक्र में वायुमंडल में जल किस रूप में उठता है? तो जलवाष्प के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में उठता है। भूमध्यसागरीय वनस्पति किन प्रदेशों में पाई जाती है? तो यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में भूमध्यसागरीय वनस्पति मिलता है। सहारा रेगिस्तान की वर्षा ऋतु कब होती है? सहारा रेगिस्तान की वर्षा ऋतु कब होती है? तो अल्पकाल के लिए होती है। लद्दाख कहाँ स्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में एक बृहद हिमालय में। ठीक है। और लद्दाख आज एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। लद्दाख के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो जास्कर है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। क्लास 7 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप से इसका पीडीएफ ले लीजिएगा क्योंकि इसका पीडीएफ पेड है। ठीक है। अब मात्र अगर ज्योग्राफी का लीजिएगा 6 से लेके 10 तक तो 49 रुपये में आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा। हिस्ट्री का लीजिएगा, थोड़ा हिस्ट्री का चार्ज ज़्यादा है, हिस्ट्री का 51 रुपये है ना। तो आप लोग ले लीजिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। थैंक यू।